हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट। मतलब क्या है, मतलब कि लाइक आप मुझे बताओ कि मैं वीकली करूँ या फिर वीक में 2 बार करूँ। वीक में लाइक 1 टाइम और 2 टाइम्स में क्या करूँगी, टिल जैन तक मिनी मॉक टेस्ट होगा, लाइक कि 10 to 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगी। एंड ये जो 10 to 20 एमसीक्यू होगा ना, दैट इज लाइक मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होगा ना, दैट इज बेस्ड ऑन लाइक सिनेरियो, प्रायोरिटी, इस तरीके का होगा, केस बेस्ड होगा। सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि हाँ, इस तरीके का एमसीक्यू हमारे नॉर्सेट में आता है, सो हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो इसलिए मैंने ये बेसिकली स्टार्ट किया है फ्रॉम लाइक टुडे। सो टुडे इज द पार्ट 1 ऑफ नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट। ठीक है, सो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीक में 1 दिन चाहिए या 2 दिन चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 60 ईयर ओल्ड, लाइक जो भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी एमएसएन का पढ़ा रखा है उससे ही मैंने बनाए ये क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है ना, लेट्स सी कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, सो अ 60 ईयर ओल्ड फीमेल, अ 60 ईयर ओल्ड मेल, सॉरी मेल विथ सीओपीडी, सीओपीडी है, ओके, सीओपीडी प्रेजेंट विथ रेस्पिरेटरी रेट 32 पर मिनट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट 32 है, SpO2 82% है ऑन रूम एयर। ठीक है, RM मीन्स रूम एयर। एबीजी क्या बता रहा है, एबीजी में है 7.28 pH, PaCO2 कितना है 58 mm ऑफ Hg है, PaO2 कितना है 50 mm ऑफ Hg है। तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर इज दिस। तो देखो मैंने आपको रेस्पिरेटरी फेलियर पढ़ाया था 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि रेस्पिरेटरी रेट 32 है, सैचुरेशन 82% है। ठीक है, एबीजी में पीएच कितना है 7.28 है। PaCO2 क्या हो रहा है, PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल होता है 35 to 45। सो PaCO2 कितना हो रखा है, ज्यादा है, PaCO2 ज्यादा है 58 है। एंड PaO2 कितना है, कम है, 60 से कम है ना, सो PaO2 कम है। ठीक है, एंड पीएच 7.28 है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। एंड आप पूछोगे ये कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी एबीजी की क्लास ले रखी है। सो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, PaCO2 एलिवेटेड है, PaO2 कम है। तो कौन सा रेस्पिरेटरी है, तो देखो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की बात करें सो उसको हम हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर भी बोलते हैं। सो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में बेसिकली क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, बट जो PaCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो या तो नॉर्मल रहेगा, या तो नॉर्मल रहेगा या कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर पेशेंट जो है ना वो हाइपर वेंटिलेट करेगा। जैसे ही PaO2 ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में, तो उसको कोप अप करने के लिए जो हमारा लंग्स है वो क्या करने लगेगा, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा। सो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो CO2 क्या होगा, वॉश आउट होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 जो है, PaCO2 है, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा या फिर कम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे PaCO2 क्या हो रखा है, एलिवेटेड है। सो ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं है। तो ए क्या बोला था, टाइप 1। सो टाइप 1 तो नहीं है, तो ए इज द रॉन्ग आंसर। सेकंड क्या बोला ना, टाइप 2 है क्या। सो टाइप 2 में याद करो, टाइप 2 में क्या हो रहा था, बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स है वो पैरालाइज्ड होने की वजह से हो रहा था, लाइक डायफ्रामेटिक मसल्स पैरालाइज्ड होने की वजह से क्या हो रहा था कि PaO2 तो कम हो रही था, लाइक हाइपोक्सिया तो हो ही रहा था, हाइपोक्सीमिया तो हो ही रहा था, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो ही रही थी, बट CO2 का रिटेंशन हो रहा था क्योंकि जो मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो रखी थी। तो यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा था, इनफैक्ट और क्या हो रहा था, हाइपो वेंटिलेशन हो रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट CO2 का क्या हो रहा था, रिटेंशन हो रहा था, CO2 का रिटेंशन हो रहा था। तो PaCO2 क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या है, PaCO2 एलिवेटेड है और PaO2 क्या है, कम है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2। ठीक है, सो आंसर क्या बोला, टाइप 2। सी पढ़ लेते, क्या बोला ना, हाइपोक्सिमिक। सो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है ना, सो ए और सी दोनों क्या है, सेम है। ए और सी दोनों क्या है बोला, टाइप 1 ही बोला है। सो ए और सी गलत हो गया। डी क्या बोला उन्होंने, एक्यूट लंग इंजरी। सो एक्यूट लंग इंजरी ऐसा कोई क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होता है। एक्यूट लंग इंजरी इज द कॉज फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर, बट इट इज नॉट द लाइक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। सो डी भी गलत है। सो आंसर क्या होगा, टाइप 2। आंसर इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें क्या होता है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता है और PaCO2 क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, क्योंकि CO2 का रिटेंशन होने लग जाता है, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि मसल्स जो है वो पैरालाइज्ड हो रखी है। ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने रेस्पिरेटरी फेलियर अच्छे से पढ़ा रखा है। इफ यू लाइक आपको डाउट है आप वो वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर
अ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर सडनली बिकम्स ड्रॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, देखो जो मैं आपने देखा मैंने कुछ कुछ वर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किया है। सो जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एग्जाम में क्या होगा कि आपके पास ना ऐसे 6 to 7 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, बट उसको देख के आपको डरना नहीं है। 6 to 7 में 6 to 7 वर्ड्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो उस 6 to 7 वर्ड्स को आपने एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला, पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर सडनली बिकम्स ड्रॉजी, रेस्पिरेटरी ड्रॉप फ्रॉम 30 to 10 per minute। रेस्पिरेटरी रेट एकदम ड्रॉप हो रहा है, मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट में हो रहा है, पेशेंट का लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर भी होने वाला है ना। सैचुरेशन भी फॉल हो गया है, 85% हो गया है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो यहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर का तो पेशेंट है ही है, ठीक है ना। ड्रॉजी हो गया, ड्रॉजी कब होते हैं, जब CO2 का रिटेंशन होता है, तो जो हमारे सेरिब्रल वेजोडाइलेशन होता है उसकी वजह से ड्रॉजी है ना, तो ड्रॉजी होते हैं, ठीक है ना। सो ड्रॉजी हो गया, मतलब कि ये ड्रॉजी क्या बता रहा है, ड्रॉजी का मतलब है कि CO2 का रिटेंशन होने लगा है। CO2 का रिटेंशन होने लगा इसलिए तो वो ड्रॉजी है, ठीक है, ये सब माइंड में बनना चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट ना वो ड्रॉप हो गया है 30 से 10, मतलब कि पेशेंट ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा है। इट मींस कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने वाला है ना। अगर आपने एकदम टाइमली एक्शन नहीं लिया तो पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है ना। उसके बाद सैचुरेशन ऑफ कोर्स फॉल ही होगा, क्योंकि CO2 रिटेंशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी ड्रॉप हो रहा है, तो सैचुरेशन भी फॉल हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। सो जब भी फर्स्ट नर्सिंग एक्शन बोले तो आप हमेशा आपको ये रूल याद रखना है, ABC, मतलब कि पहले आपको एयरवे देखना है, ब्रीदिंग देखना है, एंड देन सर्कुलेशन देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे पेशेंट जो है एकदम रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने वाला है या हो ही गया है। सो आप क्या दोगे, आप IV फ्लूइड्स दोगे। आप खुद ही सोचो, पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है, एयरवे ब्रीदिंग का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो क्या आप सर्कुलेशन मॉनिटर करोगे, आप फ्लूइड्स दोगे नहीं ना। सो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि सक्शन एयरवे, क्या आप एयरवे को सक्शन करोगे। सो देखो यहाँ पे पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर अरेस्ट होने वाला है। सो सक्शन करना इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर सिक्रीशन है तो सक्शन करेंगे, बट सिक्रीशन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑलरेडी ये रेस्पिरेटरी फेलियर का भी पेशेंट है, तो सिक्रीशन करना इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट अरेस्ट में जाने वाला है, तो आप सक्शन ही करते नहीं रह जाओगे, है ना। सो ये भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड ये C क्या बोला उन्होंने, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। तो देखो पेशेंट एकदम सैचुरेशन भी 85 आ गया, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है ना, और रेस्पिरेटरी रेट भी ड्रॉप होने लगा है, ठीक है, पेशेंट ड्रॉजी भी होने लगा है, मतलब CO2 का रिटेंशन भी हो रहा है, मतलब कि बॉडी में सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब कि आपको ऑक्सीजन बाहर से देना है पेशेंट को, बाहर से ऑक्सीजन देना है, मतलब कि आपको बाहर से आपको पेशेंट को वेंटिलेट करना है। सो यहाँ पर आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंट्यूबेशन। आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर, आपको वेंटिलेटर अरेंज करना है, आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करने का आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। एंड D भी पढ़ लेते हैं। D क्या बोला उन्होंने, गिव ब्रोंको डायलेटर। सो ठीक है, ब्रोंको डायलेटर बेसिकली क्या करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा, है ना। सो ब्रोंको डायलेटर, लेट सपोज ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से हो रहा है, तो ब्रोंको डायलेटर दे सकते हैं, बट ब्रोंको डायलेटर देते देते तो वो अरेस्ट में उसकी डेथ हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सैचुरेशन एकदम ड्रॉप हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट एकदम 30 से 10 हो रखा है। तो आप लेट सपोज आपने ब्रोंको डायलेटर दिया, उसका एक्शन धीरे धीरे होते होते तब तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। सो उससे पहले हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना होगा, पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पे रखना होगा, एंड देन आप क्या बोलते हैं, आप वेंटिलेटर क्या बोलते हैं, ब्रोंको डायलेटर दे सकते हो। आप पेशेंट को क्या बोलते हैं, एयरवे सिक्रीशन कर सक्शन कर सकते हो, है ना, जो भी सिक्रीशन वगैरह है, तो पेशेंट को IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, ये सब कुछ करेंगे, बट लेटर। फर्स्ट प्रायोरिटी इज पेशेंट को इंट्यूबेट करना है और वेंटिलेटर पे डालना है, ठीक है। सो आंसर क्या है, C इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आइए बस समझ में। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ABG फाइंडिंग कंफर्म्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये सेम ही क्वेश्चन है। सो मैंने क्या बोला था, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, PaO2 कम होगा, PaCO2 क्या होगा, ज्यादा होगा। सो PaO2 डिक्रीज ओनली, गलत, ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। PaCO2 डिक्रीज ओनली, ये तो है ही नहीं, है ना। PaCO2 डिक्रीज या नॉर्मल कहाँ होती है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में होता है, तो ये भी गलत है। PaO2 कम है एंड PaCO2 एलिवेटेड है, तो करेक्ट। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, PaO2 कम होता है, PaCO2 इंक्रीज होता है। सो आंसर इज C। नॉर्मल pH विथ नॉर्मल गैसेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ सेप्सिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मैंने जब आपको ARDS पढ़ाया था तो मैंने बहुत ऐसे उस पे जोर डाला था सेप्सिस पे। तो ए पेशेंट विथ सेप्सिस है, डेवलप्स सीवियर डिस्पनिया,
ठीक है, सेप्सिस का पेशेंट है, डिस्पनिया उसको होता है, सिवियर डिस्पनिया होता है, सिवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया होता है। क्योंकि देखो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है, सिवियर डिस्पनिया हुआ, सिवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, ठीक है, हाइपोक्सीमिया हुआ, उसको ऑक्सीजन दिया हमने, ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स दिया, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन उसका सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, सो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। आई बस में इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन जो ऑक्सीजन है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। सो सिवियर डिस्पनिया है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है, बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट है ऑन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाया तो उसमें आपको बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट दिख रहे हैं, कार्डियक फेलियर नहीं है, ठीक है। सो डायग्नोसिस क्या होगी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सो आंसर क्या है, पल्मोनरी एडिमा होगा। सो देखो पल्मोनरी एडिमा में भी सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक सिवियर डिस्पनिया होगा, है ना, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया हो सकता है, एंड थर्ड इज की बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट भी होगा, क्योंकि बेसिकली बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ है, जो एल्वेलाई है उसमें पानी भरा हुआ है। सो पल्मोनरी एडिमा में भी वही चीजें होती है, तो ऑफकोर्स बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट भी होगा। बट पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है, मैंने बताया था आपको, ये बेसिकली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होता है ना। जब हमने पढ़ा था कि हार्ट फेलियर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जो रीजन था दैट इज अ पल्मोनरी एडिमा हो रहा था ना, उसमें जो सिम्टम्स आ रहे थे पल्मोनरी एडिमा के आ रहे थे। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा आएगा। बट यहाँ पे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नो कार्डियक फेलियर, नो कार्डियक फेलियर, तो मतलब कि ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कमिंग टू बी है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। याद करो मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसका एक डायरेक्ट कॉज होता है, जो कि बेसिकली एआरडीएस में क्या हो रहा था बता रखा है मैंने आपको, कि जो हमारा जो एल्वेलाई है उसमें पानी भर गया, इंस्टेड ऑफ एयर उसमें पानी भर गया है। सो पानी भर गया है जिसकी वजह से जो लंग की कॉम्प्लाइंस है वो डिक्रीज हो गई है, लंग स्टिफ हो रखी है, ठीक है ना। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब कि पेशेंट को सडन सीवियर क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, सारे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें भी क्या बोला उन्होंने, सिवियर डिस्पनिया है, ठीक है। एंड और जो हमारे जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई में पानी भरा हुआ है, तो आप ऑक्सीजन दोगे ना, अब लेट सपोज आप बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हो, बट यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है ना, सो पानी भरा हुआ है, सो प्रॉपर वेंटिलेशन परफ्यूजन नहीं होगा, मतलब ब्लड तो आएगा बट यहाँ पे पानी एयर होता, मतलब ये यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है तो एयर आ ही नहीं पाएगा, तो कैसे होगा परफ्यूजन, कैसे होगा गैस एक्सचेंज। सो इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एल्वेलाई है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। सो इसलिए रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया भी होगा, ठीक है ना। सो सिवियर डिस्पनिया भी होगा। और बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट ऑन चेस्ट एक्सरे ये कहाँ पे होता है, एआरडीएस में होता है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू क्या है, सेप्सिस। सो मैंने बताया था एक डायरेक्ट कॉज होता है, एक इनडायरेक्ट कॉज होता है। सो डायरेक्ट कॉज में जैसे कि डायरेक्टली जो एल्वेलाई को डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, एस्पिरेशन हो गया, है ना। एंड कुछ इनडायरेक्ट कॉज होते हैं जैसे कि सेप्सिस, और क्या बोलते हैं, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, है ना, एंड लाइक मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब भी हमें एआरडीएस कॉज करता है, ठीक है ना। सो और मैंने एक और चीज आपको बताया था कि जो सेप्सिस है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एआरडीएस डेथ इन आईसीयू पेशेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन आईसीयू पेशेंट इज द एआरडीएस। सेप्सिस हो और सेप्सिस के साथ एआरडीएस हो तो बहुत जल्दी डेथ होने के चांसेस होता है। सो सेप्सिस उन्होंने बोला ना, तो सेप्सिस वर्ड से ही आपके माइंड में आना चाहिए था कि एआरडीएस है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी अदर देख सकते हैं हम, न्यूमोथोरिक्स। सो न्यूमोथोरिक्स में लेट सपोज सीवियर डिस्पनिया हो सकता है, बट कभी भी बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, वहाँ पे लंग्स क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि प्लूरल कैविटी में बेसिकली क्या फिल्ड हो गया है, एयर फिल्ड हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट जो लंग्स है पूरी कोलैप्स हो जाती है। सो लंग कोलैप्स दिखेगा आपको चेस्ट एक्सरे में, बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट नहीं दिखेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद हम सीओपीडी एक्सजर्वेशन की बात करें तो उसमें भी आपको बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट नहीं दिखता है, ठीक है ना। सो आंसर अगर हम बोले बेसिकली आंसर क्या होगा, एआरडीएस। एआरडीएस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेप्सिस एक क्लू है, सेकंड क्लू है सिवियर डिस्पनिया है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है, बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट है, नो कार्डियक फेलियर, ये सब कुछ क्लू बता रहा है कि एआरडीएस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ऑन वेंटिलेटर है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने से ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स उसको वेंटिलेटर पर ही रखना पड़ेगा, इंट्यूबेट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, राइट। सो अ पेशेंट विथ एआरडीएस इज ऑन वेंटिलेटर, ओके, विच सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट लंग इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो
याद करो जब मैंने आपको ARDS पढ़ाया था, सो मैनेजमेंट ऑफ ARDS में मैंने आपको फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया था कि लो वॉल्यूम वेंटिलेशन। पेशेंट को हम इंट्यूबेट करते हैं, अगर ARDS का पेशेंट है, उसको आप बाहर से ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन दे रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एल्वेलाई में बेसिकली क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो आप ऑक्सीजन दोगे, कुछ गैस एक्सचेंज नहीं होगा, हाइपोक्सेमिया तभी भी रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पर पेशेंट को ना आपको इंट्यूबेट करनी पड़ेगी, पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेंटिलेटर पर तो डाल देंगे, बट वेंटिलेटर की क्या सेटिंग होनी चाहिए। सो मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेटर की जो सेटिंग होती है दैट इज द लो वॉल्यूम वेंटिलेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन अगर वेंटिलेटर पे डाल लेते हैं तो उसका जो नॉर्मल जो हम टाइडल वॉल्यूम रखते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, जो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम रखते हैं वो कितना रखते हैं, 10 to 12 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, राइट। बट इन ARDS पेशेंट में हम इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखते हैं, हम कितना वॉल्यूम रखते हैं, 6 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो बेसिकली लंग्स है, मैंने क्या बताया, लंग्स क्या हो रखी है, स्टिफ हो रखी है। लंग्स स्टिफ हो रखी है, इन्फ्लेम्ड हो रखी है, एंड फ्लूइड फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है ना। सो स्टिफ है, इन्फ्लेम्ड है, एंड फिल्ड विथ फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये इससे भरा हुआ है, तो उसमें जो एल्वेलाई बेसिकली है ना, थोड़े बहुत एल्वेलाई है जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी ज्यादातर जो एल्वेलाई है वो फ्लूइड से भरा हुआ है ना, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, एंड ऑलरेडी उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, एंड आपने बाहर से और ज्यादा वॉल्यूम दे दिया, और ज्यादा टाइडल वॉल्यूम दे दिया, तो जो ये एल्वेलाई है ऑलरेडी ये फ्लूइड से भरा हुआ है, डिस्टेंडेड है, फ्रेजाइल हो रखी है, कोलैप्स्ड हो रखी है, आपने और ज्यादा बाहर से वॉल्यूम दे दिया तो और ज्यादा फ्रेजाइल होकर और कोलैप्स हो जाएगी, जो एल्वेलाई है और कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। कोलैप्स हो गई, अब कोलैप्स हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, और आपको न्यूमोथोरैक्स के भी चांसेस है, प्लस और हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, है ना, और पेशेंट का जो कंडीशन है और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसलिए जो ARDS के पेशेंट होते हैं ना, उसको हम लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देते हैं। लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देते हैं, क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट बैरोट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए, बैरोट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए, है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, मतलब कि और ज्यादा एल्वेलाई डैमेज ना हो, सो लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैरोट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए हम लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देते हैं। प्लस थोड़ा हाई पीप भी देते हैं। हाई पीप क्यों देते हैं, पीप बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखेगा एल्वेलाई में, सो दैट जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स ना हो पाए, राइट। सो एक पॉजिटिव प्रेशर देके रखेगा, बिकॉज ऑलरेडी एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स हो रखी है, सो एक पॉजिटिव प्रेशर देना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो हाई पीप करना है, लो वॉल्यूम वेंटिलेशन देना है। आई बस में, तो उन्होंने क्या बोला कि हाई टाइडल वॉल्यूम देंगे, बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा डैमेज होगा, ARDS की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी, सो बिल्कुल ही गलत है। हाई FiO2 फॉर लॉन्ग टाइम, नो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी, नहीं देना, धीरे धीरे, इनफैक्ट क्योंकि ARDS धीरे धीरे क्या होता है, मतलब स्टेज बाय स्टेज पेशेंट इंप्रूवमेंट होने लगता है, तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता है तो हम लाइक वेंटिलेटर सपोर्ट हम कम करने लग जाते हैं। सो वेंटिलेटर से धीरे धीरे वीन ऑफ करके हमने प्रेशर सपोर्ट डाल के फिर हमने पेशेंट को ऑक्सीजन पे रख दिया, देन धीरे धीरे हम पेशेंट को रूम एयर पे डालते हैं ना। सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हाई FiO2 देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नाम की भी कोई चीज होती है ना, सो ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड है लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन, हाँ जी यही तो हमें देना है पेशेंट को, सो आंसर इज करेक्ट। रिमूविंग पीप बिल्कुल गलत है, मैंने क्या बोला, पीप देना है, अगर पीप रिमूव कर दोगे तो जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स्ड हो जाएगी, सो ये भी बिल्कुल गलत है। सो आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज प्रोन पोजीशन यूज्ड इन ARDS। तो मैंने आपको बताया था कि हमने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल दिया, हमने उसमें लो टाइडल वॉल्यूम, हाई पीप, है ना, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 35 पर मिनट, प्लेट्यू प्रेशर लेस देन 30 मतलब सेंटीमीटर ऑफ H2O पे रख दिया। उसके बाद हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं, एंड लाइक प्रोन पोजीशन देने के बाद हमें कुछ चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है, जैसे कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला हुआ है तो वो लाइक एक्सटूबेट ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। पेशेंट को मे बी सेंट्रल लाइन डाला हुआ हो तो उसका ध्यान रखना है ना। सो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो देन द क्वेश्चन इज कि प्रोन पोजीशन क्यों दे रहे हैं, ARDS पेशेंट में हम प्रोन पोजीशन क्यों दे रहे हैं। सो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, बेसिकली ये क्या इंप्रूव करता है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है। कैसे, देखो पेशेंट ना
पेशेंट को हमने ऐसे उल्टा लिटाया, प्रोन मतलब कि उल्टा ही होता है, सो पेशेंट को हमने उल्टा लिटाया। सो जो पोस्टीरियर सरफेस में जो एल्विलाई थी वो कोलैप्स हो रखी थी, वहां पे फ्लूइड भरा हुआ था। जब आप ऐसे उल्टा करोगे तो बाई ग्रेविटी उसमें से थोड़ा फ्लूइड कम होगा, तो जिसकी वजह से वो जो एल्विलाई जो कोलैप्स हो रखी थी, फ्लूइड से फिल्ड थी, वो अब थोड़ा सा वेंटिलेशन परफ्यूजन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, है ना, थोड़ा सा एयर गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, है ना, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन परफ्यूजन, इसलिए एंड टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, इसलिए हम बेसिकली प्रोन पोजिशन देते हैं। सो क्या बोला उन्होंने, ए बोला है डिक्रीज CO2 रिटेंशन, नो, इनफैक्ट ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है, सो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड बोला है इंप्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग, यस, वेंटिलेशन इज एयर, परफ्यूजन इज ब्लड आ रहा है, सो एयर ब्लड का प्रॉपर परफ्यूजन होगा, प्रॉपर मैचिंग होगी, सो प्रॉपर गैस का एक्सचेंज होगा, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए एंड ब्लड में जो CO2 है वो यहाँ आ जाएगा, एंड यही होना चाहिए था, यही एल्वियोलाई का काम था जो कि नहीं कर रहा था, सो यही करवाना था हमें ना। सो इंप्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग, सो आंसर इज बी। आगे पढ़ लेते हैं, रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस। सो प्रोन पोजीशन से एयरवे रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। एयरवे रेजिस्टेंस मतलब कि ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स है ना, उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें ब्रोंको डायलेटर वगैरह वगैरह देना होगा। प्रोन पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, है ना, सो ये भी गलत है। डी क्या बोला, इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, सो नो, लाइक प्रोन पोजीशन से इन्फेक्शन का लेना देना नहीं है, ठीक है, सो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, अ 22-year-old विथ अस्थमा हैज सीवियर वीजिंग, है ना, यही है सिम्टम्स, अस्थमा के सिम्टम्स में हमने यही पढ़ा था, वीजिंग होता है, एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहा है, स्पीक ओनली 2 to 3 वर्ड्स पर ब्रेथ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपको, आप पॉज करो वीडियो को और ये बताओ कि सीवियर विजिंग हो रहा है, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स है, टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया है, स्पीक ओनली 2 to 3 वर्ड्स पर ब्रेथ, है ना, कांट एबल टू लाई मतलब सीधा लेट नहीं पा रहा है, फ्लैट लेट नहीं पा रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, इस कंडीशन को हमने बोला था एक्यूट सीवियर अस्थमा, मतलब कि स्टेटस अस्थमेटिकस, यही कंडीशन हो रखी है, पेशेंट को क्या हो रखी है, स्टेटस अस्थमेटिकस हो रखी है, मतलब कि सीवियर एक्यूट अस्थमा हो रखा है, बहुत बुरी वाली कंडीशन हो रखी है। सो बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, सो मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर स्टेटस अस्थमेटिकस हो तो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी एक्शन है दैट इज हमें पोजीशन देना है, हाई फॉलोअर पोजीशन देना है, ठीक है ना, पोजीशन देना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, प्लस पेशेंट को क्या देना है, नेब देना है, पेशेंट को नेबुलाइजेशन देना है। अब हम यहाँ पे MDI जो हमारा मीटर डोज इनहेलर है वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे पेशेंट जो है वो सीवियर एक्यूट अस्थमा में जा चुका है, पेशेंट को स्टेटस अस्थमेटिकस में जा चुका है, तो यहाँ पे आपको वो MDI काम नहीं करने वाला, यहाँ पे आपको पेशेंट को देना होगा नेबुलाइजेशन विथ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दैट इज साल्ब्यूटामोल। सो यहाँ पे आपको पेशेंट को क्या देना होगा, नेब विथ साल्ब्यूटामोल देना होगा, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ओरल एंटीबायोटिक, नो सेंस, मतलब ये तो बिना पढ़े लिखे भी बता देंगे कि यहाँ पे पेशेंट को आप एंटीबायोटिक देके भी क्या करने वाले हो, वो भी ओरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बिल्कुल गलत, इन्फेक्शन होगा तो देना तो है बट वो एक कोर्स चलेगा और ऐसे देने से एकदम से रिलीव नहीं होने वाला ना, सो ये गलत है। IV फ्यूरोसिमाइड मतलब कि लेसिक्स मतलब कि डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स का भी कोई लेना देना नहीं है, सो ये भी गलत है। नेब विथ साल्ब्यूटामोल बिल्कुल सही बोला। चेस्ट फिजियोथेरेपी, सो चेस्ट फिजियोथेरेपी इस कंडीशन में आप चेस्ट फिजियोथेरेपी मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी अच्छा है बट इस कंडीशन में आप चेस्ट फिजियोथेरेपी इज नॉट योर प्रायोरिटी, इट इज नॉट योर बेस्ट इमीडिएट एक्शन। यहाँ पे पेशेंट की जान जाने वाली है, यहाँ पे पेशेंट को सांस नहीं आ रही है और आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हो, नो। सो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव नेब विथ साल्ब्यूटामोल, क्योंकि जो स्टेटस अस्थमेटिकस होता है ना दैट इज लाइक सीवियर कंडीशन होता है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि पेशेंट कितना ज्यादा सीवियर मतलब पेन में होता होगा, क्योंकि आप खुद सोचो वो बोल नहीं पा रहा है, मतलब वो बोलेगा भी तो ऐसे एक वर्ड में लाइक मैं ऐसे ऐसे करके बोलेगा, है ना। सो वो बोल नहीं पा रहा है, वो सीधा लेट नहीं पा रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है ना, पल्सस पैराडॉक्सस है, जब आप लाइक रोंकाई पूरा मतलब लंग्स पूरा खराब हो रखा है, वीजिंग हो रखा है और आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी दोगे, आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, नो सेंस ना। सो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव नेब विथ साल्ब्यूटामोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which drug is given IV intravenous in severe acute asthma if bronchodilator fail, ठीक है ना। सो देखो
अभी हमने वही पढ़ा, वही है मतलब सीवियर एक्यूट अस्थमा मतलब कि स्टेटस अस्थमेटिकस। तो हमने पोजीशन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, हमने नेब विथ साल्ब्यूटामोल दे दिया, नेब विथ साल्ब्यूटामोल भी दे दिया, नेब से हमने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड से भी हमने नेब दे दिया। स्टिल पेशेंट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब कि बेसिकली क्या हो रखा है, सीवियर ब्रोंकोस्पेजम हो रखा है। सो वो ब्रोंकोस्पेजम अभी भी बहुत सीवियर है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर तभी भी कंडीशन सही नहीं होती है तो हम लाइक अपने स्टेरॉइड्स भी दे दिया, आपने लाइक ब्यूटिसिनॉइड से अपने नेप भी दे दिया, स्टिल पेशेंट का ब्रोंकोस्पेजम इंप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको फिर क्या देना होता है, इंट्रावीनस देना होता है। आपको इंट्रावीनस पे शिफ्ट होना होता है, लाइक सो दैट एकदम से फटाफट एक्शन हो, ठीक है ना। सो इंट्रावीनस देना होता है। इंट्रावीनस में हम क्या देते हैं, इंट्रावीनस में हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन भी देते हैं। बट मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली क्यों देते हैं, ये जो हमारे ब्रोंकियल मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स जो है उसको रिलैक्स करता है, एकदम फटाफट रिलैक्स करेगा, तो पेशेंट को लाइक रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला कि इफ ब्रोंकोडायलेटर फेल तो आप इंट्रावीनस में कौन सा ड्रग दोगे, सो मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, थियोफाइलिन दोगे। सो थियोफाइलिन नहीं देते हैं, एसिटाजोलामाइड कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लेसिक्स है, लेसिक्स का कोई लेना देना नहीं है अगेन। एंड मॉर्फिन तो और डिप्रेस कर देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ना ये, है ना। सो ये और डिप्रेस कर देगा, सो ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। आंसर क्या होगा, ए। मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट का मेन एक्शन है वो ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। सो आंसर इज ए। So the question number 9th is a COPD patient on oxygen develop headache, drowsiness, flushed face. The cause is hypoxia, oxygen toxicity, CO2 narcosis और pulmonary embolism. तो सबसे पहली बात यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि COPD का पेशेंट है, राइट, एंड वो किस पे है, ऑक्सीजन पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो COPD का पेशेंट है, ऑक्सीजन पे है, एंड उसको क्या क्या हो गया, उसको हो गया हेडेक, उसको हो गया ड्रॉजीनेस, उसका हो गया फ्लश्ड फेस। तो ये सारे जो साइन है, हेडेक, हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेरिब्रल वेजोडाइलेशन हुआ, हेडेक हो गया, ड्रॉजी हो गया, है ना, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस होने लगा है क्योंकि CO2 ज्यादा होने लगा है ना, सो ड्रॉजी होने लगा। फ्लश्ड फेस हो गया क्योंकि पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो गया है ना। सो क्योंकि ये एक बात याद रखना कि जब भी CO2 हमारी बॉडी में एलिवेट होता है ना, तो जितने भी वेसल्स है ना सब डायलेट होने लग जाती है, एक्सेप्ट हमारा लंग्स का वेसल, जो पल्मोनरी वेसल्स है उसको छोड़ के जितने भी वेसल्स है वो डायलेट होती है ना। सो उसके डायलेट होने की वजह से लाइक हेडेक हो रहा है, ड्रॉजी हो रहा है और फ्लश्ड फेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, CO2 रिटेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। सो देखो, एंड CO2 रिटेंशन हो भी सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन पे है एंड COPD का पेशेंट है। देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे कि हम एज अ नॉर्मल पर्सन जब COPD पेशेंट को जब आप ऑक्सीजन दोगे ना, तो आपने सुना होगा कि हमेशा लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं थ्रू नेजल कैनुला के थ्रू, है ना। कभी भी हाई फ्लो ऑक्सीजन देना नहीं होता है, एंड इसमें जो टारगेट भी होता है वो भी कम होता है ना। मतलब कि ऑक्सीजन कब देंगे, जब 88% से कम होगा। अगर 88% से कम ऑक्सीजन होगा, सैचुरेशन जब 88% से कम होगा एट रेस्ट, तब हम ऑक्सीजन देते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन नहीं देते हैं COPD पेशेंट में। क्यों, द रीजन इज दैट कि लाइक वी एज अ नॉर्मल पर्सन, हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी डिराइव है वो क्यों कैसे है, CO2 से। अगर CO2 रिटेंशन हमारी बॉडी में होता है तो हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, ठीक है ना। CO2 नॉर्मल होता है तो हम नॉर्मल वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है। बट इन COPD पेशेंट में क्या हो रहा है, क्रोनिकली क्या हो रहा है कि उनमें CO2 उनमें हमेशा हाई है, क्रोनिक CO2 हाई रहेगा, क्रोनिक CO2 रिटेंशन है, हाई है, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी डिराइव है ना वो CO2 के प्रेजेंस में नहीं होता, क्योंकि अब वो हमेशा ही ज्यादा है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो उसको तो लगता है ये तो CO2 हमेशा ही बड़ा, लाइक हमेशा ही रिटेंशन है, तो वो उसके प्रेजेंस में वो अपना लाइक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम नहीं करता है। वो किसके प्रेजेंस में करता है, वो ऑक्सीजन पे डिपेंड हो जाता है ना। सो ऑक्सीजन पे डिपेंड हो जाता है, मतलब कि हाइपोक्सिया अगर होगा तो वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। एंड अगर हाइपोक्सिया नहीं होगा तो वो नॉर्मल वेंटिलेशन हो जाएगा। एंड अगर बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगा तो लगेगा मतलब उसके लंग्स की बहुत अच्छा सैचुरेशन है, तो एकदम वो सप्रेस हो जाएगा, शैलो रेस्पिरेशन हो जाएगा, शैलो रेस्पिरेशन होगा और ज्यादा क्या होगा, CO2 रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए मतलब कि जो हमारा COPD के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं एंड टारगेट भी कम रखते हैं, सो दैट कि
हाइपोक्सिया की वजह से डिराइव मतलब हाइपोक्सिक डिराइव होगा, जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाइपोक्सिया के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन इनिशिएट करेगा, है ना, क्योंकि CO2 तो रिटेंशन हो रखा है। एंड आपने अगर बाहर से एकदम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया, कंटिन्यूस अपने ऑक्सीजन दे दिया विदाउट मॉनिटरिंग, तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो ब्लड में भरा हुआ है, अच्छे से है ना, ब्लड में ऑक्सीजन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लगेगा, हमारे ब्रेन को लगेगा तो ऑक्सीजन तो भरा हुआ है, चलो मैं आराम से शैलो रेस्पिरेशन करता हूँ। तो ऑलरेडी उसमें CO2 का रिटेंशन हो रखा है COPD पेशेंट में, एंड ऑक्सीजन आपने इतना ज्यादा दे दिया, उसकी वजह से और शैलो रेस्पिरेशन हो गया, और शैलो रेस्पिरेशन हो गया, और CO2 का रिटेंशन होगा, है ना, और CO2 का रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से लाइक ड्रॉजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, फ्लश्ड फेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, है ना। सो उन्होंने यही बोला है कि अ COPD पेशेंट ऑन ऑक्सीजन डेवलप हेडेक, ड्रॉजीनेस, फ्लश्ड फेस, कॉज क्या है, हाइपोक्सिया कॉज है। सुनो, ऑलरेडी आप ऑक्सीजन दे रहे हो, सो ऑक्सीजन की वजह से तो नहीं हुआ है, हाइपोक्सिया में तो ऑक्सीजन कम ना, सो हाइपोक्सिया की वजह से नहीं हुआ है। बी इज द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से भी नहीं हुआ है। सी क्या बोला उन्हें, CO2 नार्कोसिस, ये जो सिम्टम्स है ना वो किसकी वजह से हुआ है, CO2 रिटेंशन की वजह से हुआ है, एंड CO2 रिटेंशन का दूसरा नाम है CO2 नार्कोसिस, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद डी क्या उन्होंने बोला है, डी बोला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी साइन नहीं है, सो आंसर क्या होगा, सी। CO2 नार्कोसिस की वजह से उसको हेडेक, ड्रोजीनेस एंड फ्लश्ड फेस हुआ है, ठीक है, सो आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉमा पेशेंट डेवलप सडन डिस्पनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉमा पेशेंट है, उसको सडन डिस्पनिया हुआ है, एंड क्या हुआ है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन वन साइड, एक साइड का जो चेस्ट में ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो गया है, ट्रेकियल डेविएशन हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन बोला उन्होंने, ट्रेकियल डेविएट हो गया है ना। सो प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या होगा, ARDS, सो ARDS में क्या होता है, ब्रेथ साउंड कम होता है, नहीं, ब्रेथ साउंड डिक्रीज नहीं होता है, ARDS में बेसिकली बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ है, सो ये बिल्कुल गलत हो गया, और ट्रेकियल डेविएशन भी ARDS में नहीं होता, सो ये गलत हो गया। न्यूमोथोरेक्स याद करो, सो न्यूमोथोरेक्स में क्या हो रहा था कि, और ये ट्रॉमा भी बोल दिया, मतलब कि ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा की वजह से बाहर से जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे चेस्ट कैविटी में आ गई है, एंड वो एटमॉस्फेरिक एयर चेस्ट कैविटी में आ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लंग्स है वो क्या हो गई है, कोलैप्स हो गई है, लंग्स कोलैप्स हो गई, अब लंग्स ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे एयर एंट्री नहीं है, सो एयर एंट्री भी एब्सेंट है, वहाँ पे ब्रेथ साउंड भी एब्सेंट है, ठीक है ना, डिक्रीज हो गया है, एंड ऑल्सो लंग्स कोलैप्स हुई, जिसकी वजह से जो ट्रेकियल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ट्रेकिया शिफ्ट हो गई, लंग्स कोलैप्स होने की वजह से ट्रेकिया क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई है ना, ट्रेकियल डेविएट हो गई है, सो आंसर क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स, बल्कि ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने वाला है, ठीक है ना। पल्मोनरी एडिमा अगेन नो, पल्मोनरी एडिमा में भी ये ट्रेकियल डेविएशन और ब्रेथ साउंड एब्सेंट नहीं होता है। एस्पिरेशन अगेन नो, सो आंसर क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी, हमने 10 क्वेश्चंस करा है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बेस्ड था, ठीक है, मोस्टली जो सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड से ही थे, ठीक है। अगर आपने ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने ये कर पाए होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाए होंगे, सो प्लीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। MSN में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, GIT हो गया, है ना, ये कुछ 4 सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से ये सारे सिस्टम्स पढ़ लेना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसा सेशन वीक में 2 दिन चाहिए या फिर 1 दिन चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर करूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट।